मेरी बाईं तरफ है सुमित, मेरी दाईं तरफ है अमित। सब एआई समिट में है रविकांत। और जो रंजीता है वो प्रियंका गांधी के पीछे असम पहुंची हुई है। अच्छा। गुवाहाटी में है, वहां पर कांग्रेस को जिंदा करने की कोशिश, फिर से खड़ा करने की तो ये रंजीता कोशिश कर रही है कांग्रेस को खड़ा करने की। उनके साथ प्रियंका गांधी के साथ वो भी खड़ी हुई। तो इन पांचों राज्यों को छोड़ के अकबरुद्दीन ओवैसी चैलेंज करता है कि योगी जी हम आ रहे हैं। उसने केरल का नाम नहीं लिया, उन्होंने तमिलनाडु का नाम नहीं लिया, उन्होंने पुडुचेरी का नाम नहीं लिया, बंगाल उन्होंने का नाम असम का नाम नहीं नहीं लिया, उन्होंने यूपी का नाम लिया, और वो भी 1 साल बाद के चुनाव का। वो एक बदलता हुआ रुख है जो यूपी चुनाव के पहले फिर से बनना, जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी बना था। लोकसभा का चुनाव 80-20 पर नहीं गया था। इसी का परिणाम था कि सपा का ग्राफ भी बढ़ा था और यूपी में बीजेपी को नुकसान हुआ था। 2022 चुनावों में आम आदमी पार्टी को अखिलेश के साथ सीटें मिल रही थी, लेकिन इन्हें ज्यादा सीटें चाहिए थी, उस चक्कर में गठबंधन नहीं हो पाए। अभी संजय सिंह और अखिलेश यादव की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। संजय सिंह लगातार कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड पे अपना वोट प्रतिशत उठाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा ज्योति। आप देख रहे हैं हमारा यह खास वीकली शो रिपोर्टर्स अनकट, जिसमें हम बात करते हैं टाइम्स नाउ नव भारत के अपने सभी साथी रिपोर्टर्स से, जो कि फील्ड में होते हैं, तमाम तरह की जानकारियां आपके लिए जुटाते हैं और फिर आपके पास उसे लेकर के आते हैं। देश और दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी ताज़ा जानकारी वो आप तक पहुंचाते हैं। इस बार हमारे सभी साथी लखनऊ में थे, क्योंकि हमारा टाइम्स नाउ नव भारत का एक बड़ा समिट अभी हुआ है वहाँ पर लखनऊ में, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और हमारा यह कार्यक्रम बहुत वहाँ हिट हो गया। तो मैंने अपने सभी साथियों से कहा कि भाई इस बार जो है हम लोग, आप लोग तो खुद चले गए वहाँ पर, मुझे लेकर नहीं गए। मुझे कहा कि आप यहाँ बैठिए और यहाँ की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है उस पर नज़र रखिए। तो मेरी शिकायत तो है ही सभी साथियों से, लेकिन पहले परिचय करा दूँ, फिर इनसे शिकायतें करूँगी। मेरी बाईं तरफ है सुमित, आप इनको जानते हैं, देश के नामी गिरामी एंकर हैं और टाइम्स नाउ नव भारत पर रोज़ाना शाम 7 बजे चक्रव्यूह लेकर आते हैं। मेरी दाईं तरफ है अमित कुमार, नेशनल एडिटर हैं टाइम्स नाउ नव भारत के। सुमित जी की बाईं तरफ है गौरव श्रीवास्तव। आप इनसे पहली बार मिल चुके हैं जब हमने ममता बनर्जी वाले एपिसोड में बातचीत की थी कि ममता बनर्जी जब सुप्रीम कोर्ट आई थी और उन्होंने किस तरह एसआईआर के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटा दिया था। ये कहिए कि पहुंच ही गई थी वहाँ पर वो। तो गौरव ने विस्तार से हमें उस बारे में बताया था। अमित जी की दाईं तरफ हैं पुलकित नागर। आम आदमी पार्टी पर जो पैनी नज़र इनसे बेहतर कोई नहीं रखता, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ। और हमारे चैनल पर तो आपको आम आदमी पार्टी या केजरीवाल से जुड़ी कोई भी खबर सबसे पहले पुलकित नागर के जरिए मिलती है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में। और मैं पता नहीं आज अपने 2 पुराने साथियों को मिस कर रही हूँ। रविकांत राय नहीं है और रंजिता झा नहीं है। कहाँ गए हमारे? प्रधानमंत्री के कार्यक्रम एआई समिट में है रविकांत। और जो रंजीता है वो प्रियंका गांधी के पीछे असम पहुंची हुई है, गुवाहाटी में है, वहां पर कांग्रेस को जिंदा करने की कोशिश, फिर से खड़ा करने की कोशिश। तो ये कर रही है। रंजिता कोशिश कर रही है कांग्रेस को खड़ा करने की। उनके साथ प्रियंका गांधी के साथ वो भी खड़ी, क्योंकि यहाँ से गए हैं ताकि ताकत मिलेगा प्रियंका गांधी को, मुझे लगा और प्रियंका गांधी भी पार्टी को थोड़ा मजबूत करे। तो यहाँ के रिपोर्टर्स भी साथ में गए और बाद उन्होंने प्रियंका गांधी से बातचीत भी कर ली है अभी। अच्छा, हाँ, उनसे बातचीत की है, जो कामाख्या मंदिर जो गए थे वहाँ पर। हाँ, तो वहाँ उनसे बातचीत भी की है। तो असल में वो उनकी कोशिशों को बता रही हैं कि वो क्या कोशिश कर रही हैं, तो वो आज का शब्द निकल जा रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं लगातार शब्द निकलने का दौर चल रहा है। वो कामाख्या देवी की बात की आपने, तो मैं भी दर्शन करके आया हूँ। हाँ, दर्शन करके आए लोग, बहुत अद्भुत लगता है। और चलिए पहले हम असम बाद में चलेंगे। पहले पड़ोस में हमारे यूपी है और हमारा चूंकि कनक्लेव भी सुमित जी ने उसमें ब्रजेश पाठक जी का इंटरव्यू किया, क्या हिट हुआ है और क्या उसकी चर्चा हो गई है लखनऊ से लेकर दिल्ली और यूं कहें कि पूरे देश भर में। तो बातचीत करते हैं हम शुरू। सुमित जी, ब्रजेश पाठक जी के साथ आपका जो भी चर्चा हुई, आप उस बारे में हमें बताएंगे विस्तार से, लेकिन मैं पहले ओवैसी पर आते हूँ। ओवैसी के भाई हैं अकबरुद्दीन जी, वो बहुत बड़े नेता हैं AIMIM के, और वो ललकार रहे हैं हैदराबाद से योगी जी को कि योगी जी तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या सियासी समीकरण बदल रहे हैं कुछ? क्या ये सपा और कांग्रेस के लिए चैलेंज है या बीजेपी के लिए चैलेंज है? वो तो योगी जी को ही ललकार रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा प्रतिभा। और मेरे ख्याल से यूपी के चुनाव में अभी आज से 1 साल पूरा बाकी है। अकबरुद्दीन ने माहौल बनाया, हमसे पूछ के थोड़ी बोला उसने कि योगी जी हम आ रहे हैं।
तो ये दरअसल देखिए 5 राज्यों में चुनाव है इस अभी मार्च अप्रैल में। इन 5 राज्यों को छोड़ के अकबरुद्दीन ओवैसी चैलेंज करता है कि योगी जी हम आ रहे हैं। उसने केरल का नाम नहीं लिया, उन्होंने तमिलनाडु का नाम नहीं लिया, उन्होंने पुडुचेरी का नाम नहीं लिया, उन्होंने असम का नाम नहीं लिया, उन्होंने यूपी का नाम लिया, और वो भी 1 साल बाद के चुनाव का। इसका मतलब क्या है? 2 चीज़ें जो मुझे लगता है, बीते 1 साल में अगर आप असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को देखेंगे तो उनका एक्सेप्टेंस समाज में मुसलमानों के अलावा भी बढ़ा है। मुस्लिम समाज में तो उनकी पकड़ है ही है। जब से ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने उनको एक रिप्रेजेंटेटिव बनाकर दूसरे मुल्कों में जो डेलीगेशंस गए भेजा, उसमें जो उन्होंने इंडिया का रुख रखा, उसमें तमाम लोगों को इमेज बना दी है। तमाम ये लोगों को समझ में आया कि ये सिर्फ मुसलमानों का नेता नहीं है, हिंदुस्तानियों का नेता है, हिंदुस्तान के लोग पसंद कर रहे हैं। और उसका फ़ायदा देखिए अब आप, दिल्ली में असेंबली चुनाव हुए थे ठीक 1 साल पहले, यही माहौल था जनवरी फरवरी का। दिल्ली में MIM ने अपने कैंडिडेट खड़े किए। एक सीट का नाम मैं भूल रहा हूँ जो दिल्ली कवर करता है, प्लीज़ करेक्ट मी, मुस्तफ़ाबाद है या क्या नाम है, वो सीट मुस्लिम बहुल सीट है। वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सीट थी, वहाँ पर भाजपा जीत गई क्योंकि MIM के आदमी ने इतने वोट काटे, आपस में तीनों मुस्लिम कैंडिडेट लड़ पड़े और बीजेपी का हिंदू कैंडिडेट जीत गया वहाँ से। तभी तो इनको ऐसी 3-4 सीटें MIM ने नुकसान करवाई आम आदमी पार्टी को। बिहार का देख लीजिए, तेजस्वी यादव का पूरा चुनाव जिस तरीके से इस बार ओवैसी साहब लड़े हैं बिहार में, उसने खराब कर दिया। तो इन 2 राज्यों के बीच में, इधर दिल्ली, इधर स्ट्राइक रेट भी कितना अच्छा रहा उनका, इधर दिल्ली इधर बिहार, इनके बीच में यूपी, और यूपी में वो आ रहे हैं। तो ये क्या है? इसका मतलब अखिलेश यादव के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है, और योगी जी के लिए बहुत अच्छी खबर है। योगी जी भले ही कह रहे हैं कि हमारी कॉन्क्लेव में कहा उन्होंने नविका जी के साथ बैठ के कि वो लगता नहीं कि यहाँ आएंगे, और आएंगे भी तो उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये वो स्टेज पे बोल रहे हैं, पर मनी मन मुझे लगता है कि वो चाह रहे होंगे कि ओवैसी साहब आ जाएं। ओवैसी साहब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब उन्होंने उसमें बोला, जो नविका जी के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो इसलिए परेशान है क्योंकि ऐसा ना हो कि हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर हो जाए, और उनको परेशानी। लेकिन असली बात यह है कि पूरा चुनाव अगर आप देखिए तो सुमित जी, आप जो कह रहे हैं, ये चुनाव बीजेपी और जो वहाँ पर होने वाला है, भले अखिलेश और कांग्रेस PDA की बात कर रहा है, लेकिन जो योगी जी लड़ेंगे चुनाव 80-20 पे होने वाला है चुनाव। तो 80-20 में अगर ओवैसी फैक्टर आता है तो वो तड़का होगा मुझे लगता है बीजेपी के लिए। और ओवैसी आएंगे, ओवैसी के साथ एक यूथ, सबसे बड़ी बात की जो एक युवा जिस तरह से जुड़ रहा है, वो मुझे लगता है कि इसीलिए वो चाहते भी हैं कि वो आए, और ओवैसी भी चाहते हैं। ओवैसी देखिएगा, मुझे लगता है कि वो आएंगे, कुछ सीटों पे लड़ेंगे भी, क्योंकि ओवैसी अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, ओवैसी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, जो दिल्ली से शुरू होकर बिहार से होते हुए महाराष्ट्र चुनाव में दिखा, जो लोकल बॉडीज चुनाव हुआ, तो उनकी जो ताकत बढ़ी। और जो आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर, मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुस्लिम नेता के साथ, जो हिंदुस्तान के साथ एक नेशनलिस्ट नेता की जो आई, जितने स्ट्रांगली उन्होंने बात रखी, जितनी स्ट्रांगली उन्होंने अपनी बात रखी है भारत के पक्ष में, उतनी स्ट्रांगली मुझे लगता है शायद और किसी किसी ने रखी नहीं, एक नेशनल पार्टी की। तो मुझे लगता है ओवैसी का जो ये एक्स फैक्टर है वो उसको स्ट्रांग करा, और वो चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में ताकत दिखाए। अखिलेश को सबको उन्होंने पहले भी कहा था कि मुझे अलायंस में लो, कभी किसी ने अलायंस में लिया नहीं, तो बाहर आके ताकत दिखाएंगे। अगर नहीं लोगे तो लेकिन हम इस चीज़ से असहमत नहीं हो सकते हैं कि योगी और ओवैसी एक पाले में खड़े होकर उत्तर प्रदेश का चुनाव 80-20 पे करना चाहेंगे, लेकिन सपा, बसपा और बाकी छोटी राजनीतिक दल जो कुछ जिलों या हिस्सों में सीमित हैं, वो चुनाव को जातीय समीकरण पर ले जाने की कोशिश करेंगी, जो कि बीजेपी का एक कमज़ोर पहलू है, जहां पर बीजेपी को लगता है कि वो मात खा जाएगी। और यूजीसी के इस नोटिफिकेशन के बाद जो एक हवा बनी है, जो रुख बदला है, और जो तमाम हिंदू सम्मेलनों में कम भीड़ थोड़ी सी उमड़ी है, जो हम सब ने बहुत ध्यान दिया है, वो एक बदलता हुआ रुख है जो यूपी चुनाव के पहले फिर से बनना, जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी बना था। लोकसभा का चुनाव 80-20 पर नहीं गया था, इसी का परिणाम था कि सपा का ग्राफ भी बढ़ा था और यूपी में बीजेपी को नुकसान हुआ था। तो वो फैक्टर लौट कर आएगा और वो लड़ाई हमेशा 80-20 और वहां पर भी जाएगी। अभी चुनाव में हम कह रहे हैं कि 1 साल की देरी है, हो सकता है कि चुनाव आते आते तक, आप जो कह रहे हैं ना कि ये जो भीड़ कम हो रही है, हो सकता है भीड़ बढ़ने लग जाए, क्योंकि बीजेपी के काम करने का जो तरीका है ना, जिस तरह से यदि बीजेपी को लग गया कि भीड़ कम आ रही है तो उस भीड़ को जुटाने पर काम शुरू हो जाएगा। ये गलत है। आप जो ओवैसी की बात कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट चुनाव में देख लीजिए, यूपी एक ऐसा स्टेट है यहाँ पे ओवैसी का कभी बहुत ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ नहीं पाया। उसकी एक वजह सपा है। आप जैसे दिल्ली की बात सर ने करी, मुस्तफाबाद की, वहां पे जो तारीख था
जिससे कैंडिडेट बनाया गया था वो दिल्ली दंगों का आरोपी है, और उसका जो वोट मांगने का तरीका था, उसकी वहाँ पे छवि बहुत अच्छी है मुस्लिम्स के बीच में, और उसके परिवार ने बाकायदा कटोरा लेके वोट मांगी थी। तो इसलिए बेसिकली ओवैसी ने जो कैंडिडेट्स उतारा वहाँ पर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था मांगने के हिसाब से या फिर उस इलाके के हिसाब से, इसलिए उसने असर डाला और वहाँ से आम आदमी पार्टी हार गई, बीजेपी वहाँ से जीत गई मुस्तफाबाद से, जबकि वहाँ पे मुस्लिम वोट प्रतिशत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ तारीख की वजह से वो वहाँ पर खेल हो गए। लेकिन अगर आप यूपी को देखोगे तो आप कभी भी देखना, सपा जो है वो हमेशा मुस्लिम के लिए एक सबसे बढ़िया पार्टी रही है। लेकिन और ओवैसी एक इसलिए alternative ओवैसी, तो बन सकते आप हैं देखो ना? ना किसी भी चुनाव में ओवैसी को 1% वोट पूरा नहीं आ रहा है। 2022 में 1% से कम वोट आया, लोकसभा में देखो 2015 के बिहार चुनाव में भी 1% से कम वोट था MIM को। और आज लेकिन 25 तेजस्वी का का चुनाव खेल, देखो, हाँ। 25 का चुनाव देखो, 20 में 5 सीटें जीती, इस बार 6 सीटें जीती। तो ओवैसी लगातार ये यूपी में लड़ने वाला है, तो इसका ग्राफ इंप्रूव और होगा। खेल तो खराब करते हैं वो, तेजस्वी यादव लेकिन का विधानसभा खेल में उन्होंने तो बहुत खराब देखिए, किया। विधानसभा में ना 500,000 वोट भी अगर आप काट रहे हैं ना, तो उसका फर्क पड़ता है, क्योंकि मार्जिन, जो जीत की मार्जिन बहुत कम है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं पुलकित भी बोल रहा था, जैसे कि मुझे लगता है कि बिहार से अलग है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसलिए अलग है कि यहाँ पर ओवैसी जो मुसलमान है, क्योंकि आजकल आप देखो मुसलमान, हम लोग सब मानते हैं कि मुसलमान एक तरफा वोट करता है, लेकिन यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश में देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दिक्कत क्या है कि जो मुस्लिम पूरा कम्युनिटी है, उसको मैंने किसी को जिताना नहीं है, उसको योगी को बाहर करना है। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से मैंने उनका क्रेज हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने दावा किया कि 1 करोड़ कार्यकर्ता हो गए हैं, तो अब उसमें देखना पड़ेगा कि मुस्लिम क्या उस तरफ शिफ्ट उस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ की लामबंदी दूसरी है उत्तर प्रदेश की। आप देखिए पिछले कुछ दिनों में मुसलमान, चाहे बुलडोजर हो या तमाम चीज़ों को लेकर, उनके मन में इस बात को है कि ये मौका है लोकसभा चुनाव के बाद कि अगर एकजुट होकर लड़ा जाए और पीडीए वाला अगर फैक्टर काम कर गया तो हम लोग योगी को हटा सकते हैं। तो इसमें बहुत अब ज्यादा बिहार का मदद करेगा, सीमांचल मुझे का लगता जो है कि एरिया है ना, दिक्कत वहां थोड़ा से होता है। पहले से ओवैसी का, पिछली बार भी ओवैसी जीत के आए, इस बार भी 5 सीटें हाँ, जीत के और आए। वहाँ पे तो वो पैठ बना पूरा रहे मैं थे। उस इलाके में चुनाव कवर करने गया था, वहां ओवैसी उनके लिए सबसे बड़े नेता। जैसे यूपी के अंदर आप पहली पार्टी ढूंढेंगे जो मुस्लिम्स के लिए है, तो वो समाजवादी पार्टी आती है, और सीमांचल में जहां से वो जीत के आते हैं बिहार में, वहां के लिए ओवैसी बड़े। और तो मैंने ये देखा पुलकित, ये खुद का, अचानक नहीं हुआ, ये पिछले 15 से हाँ, 2015 हाँ। से ओवैसी ने वहाँ काम किया, AIMIM ने वहाँ काफी काम किया है, और इसलिए वो बड़े नेता वहाँ और के बन गए। एक सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि जब बिहार चुनाव पहले हुए थे, तो ओवैसी के जो कैंडिडेट थे जो जीत के आए थे, वो छोड़ के चले गए थे, वो फिर भी तेजस्वी के साथ चले गए थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस चीज को वहां पे रखा और बुलाया भी। लेकिन हम इस पर जरूर चर्चा करनी चाहिए कि तमाम मुस्लिम रहनुमा, कांग्रेस कभी हुआ करती थी, यूपी में सपा है और भी पार्टियां, ओवैसी अपनी जगह क्यों बना ले रहे हैं, वो हमें बहुत देखने वाली जरूरी है। बिल्कुल ठीक पॉपुलर बात क्यों? है। दरअसल मुसलमानों के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ज्वलंत होते हैं, बड़े ऐसे होते हैं जो बिल्कुल तलवार की धार पर होते हैं, जिनको कई नेता एकदम से छूने से डरते हैं कि हाथ कट जाएगा, इस आग में हम भी जल जाएंगे। लेकिन ओवैसी उसको कैच करते हैं उन मुद्दों को, और उन मुद्दों पे बोलते हैं जब तक बाकी मुस्लिम नेता स्टैंड लेने से बचते हैं। उन्होंने संभल में भले वहाँ पर सपा का सांसद रहा हो, लेकिन ओवैसी का स्टैंड ज़्यादा एग्रेसिव था किसी भी नेता की तुलना में। अखिलेश जिन मामलों में आजकल चुप्पी साध जा रहे हैं इस उम्मीद में कि उन्हें जो है हिंदू वोटर्स भी वोट देंगे बड़े पैमाने पर, वहाँ भी जो है ओवैसी बहुत तेजी से जो है वो जगह बनाते हैं। तो ओवैसी के अंदर ये गुण है। और दिल्ली की बात आप देखिए, दिल्ली दंगे में जितने आरोपी थे उनका समर्थन करने के लिए ना आम आदमी पार्टी आई, ना कांग्रेस आई, AIMIM खड़ी रही कि हम जमानत दिलवाएंगे। चुनाव के पहले ऐसा एक्टिविज्म ओवैसी का दिखा जो कि बाकी पार्टियां सोचती नहीं। तो ओवैसी का ये है कि वो बहुत गौरव, नहीं, ये गौरव, even- इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ गौरव। इट्स वेरी इजी कि जो इसके पास कुछ नहीं है वो सब कुछ दांव पे लगा सकता है, और जिसके पास ऑलरेडी वहाँ बहुत कुछ है वो सब कुछ दांव पे नहीं लगा सकता। आपने बहुत अच्छी बात की इस पूरे अपने उसमें, एक लाइन मैंने पकड़ी उसमें से, अगर अखिलेश यादव फॉर एग्जांपल ओवैसी के साथ टाई अप कर लेते हैं, ओवैसी के साथ मिलकर मंच पे खड़े हुए हैं, ओवैसी भाषण दे रहे हैं, ऐसी बातें बोल रहे हैं जो मुसलमान वोट तो ला रहा है लेकिन हिंदू वोट भाग जा रहा है, तो अखिलेश यादव क्यों मंच पे जाएंगे उनके साथ? तो ये, और ओवैसी का मुस्लिम वोट बैंक ही उनकी ताकत है, और उसी के जरिए वो अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। उनके चुनाव जीतना जरूरी नहीं है, उनको पार्टी को यूपी में खड़ा करना है, एक नए राज्य में अपने आप को स्थापित करना है। तो वो कहां से आएगा? लेकिन फिर मुस्लिम वो- वोट बैंक से फिर वो आएगा। अलायंस की गुहार क्यों लगाते इसीलिए हैं? प्रतिभा, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ओवैसी ऐसी गले की फांस है अखिलेश यादव के लिए, ना वो निकल सकते हैं ना वो उगल सकते हैं। बिहार में भी टाई सही अप, हुआ। वो फिर चिट्ठी तेजस्वी लिखेंगे, कैसे वो खूब- फिर चिट्ठी हाँ। लिखेंगे तेजस्वी की तरह कि मैं गठबंधन को तैयार हूं। मैं अखिलेश यादव वही तैयार है क्या? पूछना चाहता सेम हूँ चीज कि- बिहार में हुई है, सेम चीज बिहार में हुई कि जैसे ओवैसी चाहते थे। उनकी स्ट्रेटेजी क्लियर है कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि बॉस मैं चाह रहा मैं था चाह कि एक रहा साथ हूं, हो। बिल्कुल। आप लोगों ने रिजेक्ट किया ताकि मुसलमान जो उनके वोटर है, कोर वोटर, उसको
वो मैसेज जाए कि वो- ये नेता ही नहीं चाहते हैं कि पूरा जो लामबंदी हो मुस्लिम वोट बैंक का, बिहार इसलिए। चुनाव में उन्होंने तेजस्वी यादव को खूब एक्सपोज कर दिया गठबंधन के नाम पर, बोल बोल के कि मैंने गठबंधन के लिए मैं उनके दरवाजे तक गया, राबड़ी देवी के घर के पास जाके ढोल बजा भैया, बजा अखिलेश को भी कोशिश के किया जो उन्होंने, है। पहले भी कई बार अखिलेश हाँ। और कांग्रेस सबको अप्रोच कर चुके हैं, लेकिन एक जो पीडीए वाले, क्योंकि उनके इस बार अगर चुनाव जो अगर उनको, अब मुझे लगता है अखिलेश को मुसलमान, उनको पता है कि मुस्लिम कहीं नहीं जाना है, वो उनके साथ होगा, उनका पूरा भविष्य जो टिका है वो पीडीए पर। और ये जो सुमित जी आपने कहा कि इसीलिए उसके लिए मजबूरी है, ये जो मुसलमानों के टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की जो बात है ना कि मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, इसी को तो इनकैश करते हैं ओवैसी कि भाई तुम दरी बिछाने के लिए हो क्या? मुसलमानों को जो चुनौती देते हैं कि तुम दरी बिछाने के लिए हो क्या, या पंक्चर लगाने के लिए हाँ, हो पंक्चर क्या? लगाने के लिए हो क्या? भाई अखिलेश को ये करना पड़ेगा। अखिलेश अभी नसीमुद्दीन को अपनी पार्टी में लेकर आए, जो बसपा से कांग्रेस से होते हुए अभी सपा में आया, अभी पिछले हफ्ते की बात है, इसी आप चर्चा में इसको शामिल भी कर सकती हैं। अब बड़े क्यों नेता लेकर आए हैं, क्यों लेकर आए हैं, क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि आजम खान जो दूसरे बड़े मुसलमान नेता हैं उनकी पार्टी के, वो जेल में है, उनका भविष्य तय नहीं है कि वो चुनाव लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे। उनके बेटे की स्थिति भी वैसी है, थोड़े और ये नाराज भी चर्चा हैं। भी है, नाराज भी है। ये चर्चा भी है कि वो बसपा के साथ जा सकते हैं, ये चर्चा भी है कि वो अपना अलग फ्रंट बना के चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा मुस्लिम चेहरा सपा से अलग हो जाता है, तो कुछ चाहिए अखिलेश को। तो अखिलेश यादव को आज से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी अगर यहाँ आ गए तो हमको कैसे बचना है। मुझे लगता है कि देखिए, मैं जो सपा के साथ मुस्लिम वाली बात की, अगर आपको याद हो, शायद लास्ट वाले या उससे पहले वाले मायावती ने करीब 91 मुस्लिम कैंडिडेट दिए थे, 91, फिर भी मुसलमान उनके पास नहीं गए, क्योंकि वहाँ पर का मुसलमान ये नहीं देख रहा है कि इस विधानसभा में कौन मुझे अपने को वोट करना है, वो देख रहा है कि ओवरऑल, क्योंकि उसको पता है कि 4 अगर बसपा जीत भी गई तो योगी नहीं हार रहे हैं। आप ओवैसी की 3 सीट या 5 सीट भी आएगा तो योगी नहीं हार रहे हैं, उसका है कि योगी कौन हरा रहा है। तो इसीलिए मैं उस लिहाज से बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ का अगर आप समीकरण देखिए, और इसलिए बिहार से अलग बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ का जो मुस्लिम है कि पिछले कुछ दिनों में जो ताकत दिखाएंगे, जो 80-20 की बात योगी कर रहे हैं, या कटेंगे बटेंगे की पोस्टर आपने देखा कई जगह लगना शुरू हो गया है, तो चुनाव बीजेपी के पास, योगी के पास वही ताकत है, वो बुलडोजर दिखाएंगे। जो बड़े माफिया जो कि सारे मुसलमान हैं, अब ब्रह्मोस जो सारे मुसलमान हैं, जो बड़े माफिया हैं, उन पर एक्शन होगा, तो ये उसी तरफ पर जाएंगे। मुझे ना योगी जी के जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है उसमें अधिक खतरा अखिलेश यादव से कम लगता है, बीजेपी की इंटरनल फाइट से ज़्यादा लगता है। जिस तरीके से ब्रजेश पाठक खुलकर खेले शंकराचार्य वाले मुद्दे पर मेरे साथ इंटरव्यू में, जिसमें आज ही उन्होंने बटुकों को बुला के घर में सम्मानित करा लिया, करीब 101 बटुक बुलाए, फोटो खिंचवाई, बाइट दी कि एक ऐसा नेता मिल गया हमको जो ब्राह्मणों की बात कर रहा है, बटुकों की बात कर रहा है, जिसको योगी जी हाउस के अंदर खड़ा होकर अभी मुक्तेश्वरानंद को गरिया चुके हैं कि शंकराचार्य मानने से इनकार कर चुके हैं, उसके विरोध में डिप्टी सीएम खड़े हो गए, अपने सीएम के विरोध में। ये जो रणनीति है बीजेपी के अंदर की, जो ये पॉलिटिक्स है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये अमित ज्यादा असली सीएम जो है तो आपस में जो कर रहे हैं, असली चुनौती वहां एक पे चीज दिख रही है अभी तो, देखिए इसमें चुनाव में देरी है। जो बीजेपी के कुछ लोगों से बात हुई कि अगले 2-3 महीने ये चलेगा, एक बार ये सारे चुनाव खत्म होने के बाद अभी सब अपनी अपनी पोजीशनिंग हो रही है। दूसरी बात की ब्राह्मण नेता के तौर पे, भाई यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो या कहीं पर भी टिकट क्यों बटा, ब्रजेश पाठक को टिकट क्यों मिला, या ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम क्यों बने, वो ब्राह्मण है। अगर अदरवाइज अगर कोई दूसरे कास्ट के होते तो शायद नहीं होता। ओबीसी के नाम पे उनको दिया गया, मौर्य साहब को डिप्टी सीएम हारने के बाद भी दिया गया। तो यहाँ पर जब शंकराचार्य वाला मसला हुआ तो इसके बाद कई आपने देखा होगा कि ट्विटर पे चल रहा था कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? इसके बाद उनको लगा कि जब खुद मानते हैं कि मैं ब्राह्मणों का नेता हूँ और ब्राह्मण मेरे साथ हो, तो उनको जरूरी थी कि इनको पोस्टिंग लेना, नहीं तो अगर पोजीशन नहीं लेते। इसमें भी 1 महीना लगा दिया उन्होंने, लगा 1 महीने पहले की घटना है वो माघ मेले की। अब इतने एग्रेसिव नहीं, तो आप नहीं मिले थे ना उनको। ये अब अपनी पोजीशन बचाने के लिए हो रही है कि भैया नेता मैं ही हूँ। आप 1 महीना पहले बात कर लेते, हमारा समिट 1 महीना पहले हो जाता तो ये बात भी हो जाती, जब ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो ये शंकराचार्य वाले मुद्दे पे अमित, आप कह रहे हैं कि एक तरह से सब लोग अपने अपने वर्ग को खुश करने की कोशिश में उनको एड्रेस कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों को एड्रेस कर रहे हैं, योगी जी पूरे सर्व समाज को एड्रेस कर रहे हैं। जो है वो बैलेंसिंग वाले एक्ट पे हैं। नहीं, पर मुझे लगता है कि शंकराचार्य वाले मामले में ना, जो मतलब कमिंग बैक टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, कि वो जो जिसने भी वो हरकतें की थी बटुकों के साथ मारपीट वाली, वो जो वीडियो में पुलिस वाले दिख रहे हैं, पुलिसकर्मी दिख रहे हैं, यूनिफॉर्म में हैं, हवलदार तरह के लोग हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है, जो कल उन्होंने कहा ब्रजेश पाठक ने अपने साथ इंटरव्यू में, कि भाई पाप लगेगा, श्राप लगेगा, सालों सदियों तक याद रहता है। इस तरह की बातें उनकी शब्द हैं, मैसेज दे रहे हैं वो। हाँ, वो मैसेज दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। और ये लोगों ने पूछा भी कि आपको भी तो पाप लगेगा, सरकार में है। आप सरकार में साथ, शिवपाल जी ने यही बोला कि अगर इतनी पाप की चिंता तो तुम सरकार से बाहर आ जाओ। शिवपाल यादव ने बोला उनको ये बात।
लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास बहुत बड़ा रहा है, चूंकि यहाँ ब्राह्मणों की चर्चा हो रही है और हम बीजेपी के अंदर के ही समीकरण को चर्चा कर रहे हैं। मैं मायावती के उस दौर को याद करता हूँ जब मैं छात्र जीवन में था। सोशल इंजीनियरिंग का जब दौर आया था और उस वक्त उनके पास 40 से 42 ब्राह्मण विधायक हुआ करते थे। सतीश मिश्रा बहुत बड़े नेता चेहरा है थे, उनका। 10 कैबिनेट स्तर के मंत्री मायावती के पास थे। क्या अब बदली हुई परिस्थितियों में ब्राह्मणों को लेकर जो एक नैरेटिव सोशल मीडिया पर योगी सरकार को लेकर बनता है कि ये ठाकुरों की सरकार है, क्या ब्राह्मणों के लिए राजनीति में कोई अलग से स्पेस बन रहा है? ये भी एक चर्चा का विषय होगा और ये राजनीति में उस वक्त चुनाव में जरूर आएगा। बहुत मुझे ऐसा इंटरेस्टिंग लगता है। बात है। कल का मायावती जी का ट्वीट देखिए। मायावती जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत उसके बढ़िया। पहले उन्होंने, उसके बाद उन्होंने 4 तस्वीरें पोस्ट की हैं। मैं वो दिखा भी देता हूँ कैमरे पे, अच्छा लगे आप लोग को देख के। मायावती जी की उस पोस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक तस्वीर में वो किसी ऐसी और हम अंदर की बात बता दें कि मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है क्यों हुई थी, पता है ना आपको? आप बताइए जब अरे सुमित जी ने जो इंटरव्यू किया ब्रजेश पाठक जी के साथ, उसके बाद उसके बाद जो वो ब्रजेश जी कुछ बोले आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं, कोशिश करो। हाँ, ये मायावती जी का हैंडल है, मायावती जी का ट्वीट है। उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता के 4 फोटो लगाते हैं ट्विटर में, 3 फोटो प्रेस वार्ता के, ठीक है, सॉरी, और ये चौथा फोटो जो है ये देखो, इसमें क्या दिख रहा है? गणेश जी हैं, ब्राह्मण, ब्रह्मा विष्णु महेश, पुराने वाले पे भरोसा है उनको। वही नारा। गणेश जी मतलब हाथी, हाथी मतलब चुनाव चिन्ह, और गणेश जी मतलब ब्राह्मणों को खुश करने की कोशिश। तो जो बात गौरव आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण कहाँ जाएंगे, तो मायावती जी ने अपना दांव चल दिया। हमारे तरफ ये फोटो उन्होंने ट्वीट किया, हमने नहीं किया। नहीं, और देखिएगा, मुझे लगता है कि इस बार जब कैंडिडेट बटेंगे ना, तो बसपा भी और सपा भी ब्राह्मणों पे पूरे दाल उगाएगी। मतलब उनको हम लगता लोग है कि इस चर्चा में क्या ये मानकर चलें कि आने वाले समय में ब्राह्मण ही एक ऐसा अगड़ों में वर्ग तैयार हो गया जो फ्लोटिंग वोटर है, जिस पर हर कोई दांव खेलने की कोशिश करेगा मुसलमानों के अलावा? हाँ, क्योंकि इस सरकार में अभी जैसे- तो हालत वही है। ये एक बहुत बड़ा सियासी समीकरण होगा जो नई राजनीति हो सकती है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक नई तरह की राजनीति। अभी जो पिछले कुछ सालों में जो हम राजनीति देखते आ रहे हैं, उसमें ये एक नई तरह का एक फैक्टर होगा। नहीं, मायावती जब 2007 में चुनाव जीती है, मुख्यमंत्री बनी अपने दम पर, उसमें ब्राह्मणों ने दबा के उनको वोट किया था। अरे वो वही ब्राह्मण, मुसलमान, सतीश इतने मिश्रा, ब्राह्मण नसीरुद्दीन सिद्दीकी सम्मेलन ये जोड़ी हुए थी। थे पिछली बार भी चुनाव में, इतने ब्राह्मण सम्मेलन किए गए थे। इधर सतीश मिश्रा ने खुद बसपा की तरफ से उस सम्मेलन का मोर्चा संभाला हुआ था पिछले चुनाव का, मुझे अच्छी तरह याद है। उस वक्त हमारे जैसे जो पत्रकारिता के छात्र थे उनके लिए एक पढ़ने का विषय होता था, जिसपे आलेख आते थे, एडिटोरियल्स आते थे। हम उनकी रैलियों में अगर जाते थे या कुछ भी जाते थे तो नजर ये रहती थी कि ये सोशल इंजीनियरिंग शब्द लेख लिखने को कहा जाता था, मास्टर माने जाते तो हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो सोशल इंजीनियरिंग लौट कर आएगी, क्योंकि चुनाव, मुझे ऐसा लगता है, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश को जितना देखता हूं, मतलब जो अवध क्षेत्र से हूं, 80-20 पर पूरा चुनाव चला जाए, इसकी पूरी बीजेपी कोशिश करेगी। लेकिन लौटकर चुनाव जो है इस बार कहीं ना कहीं जातियों पर, पीडीए पर, ब्राह्मण वोटर्स पर, इन पर भी मुद्दों पर एक बड़ा फोकस रहेगा और ये आमने सामने 2 मुद्दे होंगे। अगर योगी जीते तो उनका मुद्दा हमेशा के लिए बड़ा होगा और केंद्र का रास्ता भी खोलेगा एक तरीके से कि उनकी राजनीति जो है वो कैसे स्थापित हुई है। और अगर नहीं हुआ तो फिर हो सकता है कि लोकसभा चुनाव की परिणति कुछ हमें थोड़ी सी दिखाई दे। जैसे 80-20 करिए या पीडीए करिए, हर जो पार्टी होगी या जो ग्रुप होगा उसका अपना अपना एजेंडा होगा। दोनों की कोशिश ये होगी कि मेरे पिच पे ही खेला जाए। भाई बीजेपी अब तक क्या रही थी 2024 से पहले कि हमेशा अपना एजेंडा सेट करती थी, लोग फॉलो करते थे। 2024 के चुनाव में ये नहीं हुआ। 2024 के चुनाव में बीजेपी और एनडीए जो है वो फॉलो करती दिखी, एजेंडा बदलता रहा। और जबकि आमतौर पर हमेशा होता था कि मोदी जी एजेंडा सेट करते थे, उसमें कमी सबको लगी अरुण जेटली की, अरुण जेटली होती तो शायद ये नहीं होता। लेकिन कुल मिला के बीजेपी की कोशिश यही है कि स्पेशली योगी जी की कि भाई ये बुलडोजर, भाई एनकाउंटर, वुमेन सिक्योरिटी, और लास्ट में जो वही है जो पोस्टर्स लगने लगे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि वही एक ऐसा चीज है जो फैक्टर पे काट सकता है। वही बटेंगे तो कटेंगे तो उल्टा पड़ रहा है ना। यूजीसी के मामले पे, शंकराचार्य के मामले पे बीजेपी के अपने जो साथ के लोग थे सोशल मीडिया पे, वो लिख रहे हैं खुलकर कि बांट दिया, काट दिया, यही चाहते थे हमको आपस में। लेकिन सोशल मीडिया पे चल रहा लेकिन है। ये नारा, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो वो कि सब हर चीज जस्टिफाई करते थे, वो इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि उल्टा लाइन ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब तलवार हमारे तक आ गई, अब तक हम बचे हुए थे। तो ये बहुत, और यूजीसी एक ऐसा मुद्दा, अभी चूंकि कोर्ट ने उस पर, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्टे लगा रखा है, अभी सरकार केंद्र सरकार का जवाब जो है उस मामले में लंबित है
केंद्र सरकार अब जवाब क्या देगी सुप्रीम कोर्ट में, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। मुझे याद है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जो मुद्दा है, जहां पर एक तरफ ऐसे संगठन खड़े हुए जिन्होंने कहा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो है कानून गलत है, हिंदू पक्ष के संगठन खड़े हुए, दूसरी तरफ ऐसे भी संगठन हुए कि नहीं हटाओ और मंदिर मस्जिद के मुद्दों को सुलझाओ। केंद्र सरकार अभी तक उस मामले में जवाब नहीं दाखिल कर पाई, क्योंकि ये ऐसा मामला है कि जिस पर आप जिधर भी स्टैंड लेंगे मारे जाएंगे। मधुमक्खी का छत्ता है। और वही यूजीसी पे होने वाला सरकार का स्टैंड बहुत मायने रखेगा कि वो किधर जाती है। अभी कुछ भी नहीं राहत पता। बस यही है कि जो अभी चुनाव है वो हिंदी हार्टलैंड में नहीं है। चलिए, हम आप लोग भटक जाते हैं भाई बार बार। मैं ओवैसी साहब की बात कर रही थी, आप लोग पता नहीं कहाँ, अखिलेश यादव और अरे कहाँ तो कहाँ ओवैसी अखिलेश, ओवैसी योगी, ओवैसी ब्रजेश सब जुड़ा हुआ है, सब यूपी है। ओवैसी वो जो ये बात नमक है है। उनके सब बिना यूपी सारी है। सब्जी अच्छा, फीकी है। खड़गे का वो बयान के जिक्र भी करना हाँ, चाहिए, जिसमें वो हैदराबादी। ईरान से कह रहे हैं कि हैदराबाद वाला नहीं आना ये हैदराबाद से बच बहुत गया। इंपॉर्टेंट बयान है यूपी चुनावों के। ये बिरयानी परेशानी रख ये बिरयानी खा के आते हैं ओवैसी साहब के यहाँ से। बहुत और अच्छे वो होस्ट है भाई, बहुत अच्छा खाना खिलाते। सबसे बड़ी बात कि उनके साथ अभी भी मुझे लगता है बहुत वो एक इकलौते और या चुनिंदे नेताओं में से हैं जो फ़ोन पे अवेलेबल हैं। आप उनको मैसेज करें तो वो रिप्लाई करेंगे, आप फ़ोन करें तो उठाएंगे। हालांकि नेता क्या अपनी सुविधा से फ़ोन का जवाब देते हैं, बट उनमें एक अच्छी चीज़ है कि मिलते हैं। एक तो पैदल आते हैं, पार्लियामेंट के भीतर भी आते हैं, अपना बगल में गाड़ी लगाते हैं दूर पे, और उधर से जो तेज कदमों से चलते पीटीआई वाली जाते बिल्डिंग हैं। जो है उस तरफ से आते हैं, पैदल आते हैं। और उनके साथ सबसे अच्छी चीज़ की उनको पता है कि उनका एजेंडा क्या है। तो लोगों से उनको पता है कि मतलब और होता है ना बाकी नेता कि तुम कांग्रेस करते हो, तुम बीजेपी करते हो, उनको पता है कि मेरा जो ले जाएगा वो मेरा है, मेरे जो एजेंडे को बाहर रखेगा। तो इसलिए उनके पर्सनल जो इंटरेस्ट है उनका बीजेपी के नेताओं के साथ इक्वेशन कैसा है पार्लियामेंट आज तक कभी मैंने पूछा था, आज तक कभी प्रधानमंत्री से मुलाकात उनकी नहीं हुई है। अमित शाह के साथ ऐसे मिलने के लिए कभी नहीं गए हैं, मतलब उनके रूप तो में कभी नहीं गए। बी टीम क्यों नहीं, बोलते बी हैं? टीम देखिए वो तो हर आदमी वो बीजेपी बोलती है उनका बी टीम, वो बोलती है उनका बी टीम। ये तो बीजेपी में एक नया मैंने पूरे पॉलिटिक्स में एक नया नाम हो नहीं, गया है। लेकिन ओवैसी ताकि- साहब के लिए और एआईएमआईएम के लिए ज्यादा बी टीम इस्तेमाल वो होता है। वो ज्यादातर बी टीम लोग बोलते हैं जो ओवैसी के कॉम्पिटिटर Competitor होते हैं। मुस्लिम वोट नहीं बैंक के। बोलेंगे। उनको लगता है कि हमारी पप्पू सेना यादव को है। भी एक बार बोला गया था बीजेपी की बी टीम। कांग्रेस कहती है, सपा कहती है, ये लोग कहते हैं बी टीम, इनको खतरा है अच्छा ना। पुलकित, मैं ये मौका छोड़ूंगी नहीं क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर आप दूसरे एपिसोड में कहेंगे नहीं मैम मैं नहीं आऊँगा, मैं बहुत बिजी हूँ। तो आज आपसे पूछ लेते हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली से तो गई, पंजाब में बैठी है अभी, उत्तर प्रदेश में क्या हाल चाल है उनके, कि कितनी सक्रियता है, कितनी एक्टिविटी है उत्तर प्रदेश का, जरा हाल चाल बताइए। देखिए 2022 चुनावों में आम आदमी पार्टी को अखिलेश के साथ सीटें मिल रही थी, लेकिन इन्हें ज़्यादा सीटें चाहिए थी, उस चक्कर में गठबंधन नहीं हो पाया। अभी संजय सिंह और अखिलेश यादव की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। संजय सिंह लगातार कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड पे अपना वोट प्रतिशत उठाने का। करीब 1 से कम वोट प्रतिशत यूपी में उनका आया था। उनकी कोशिश ये है कि यूपी के जो मुस्लिम एरिया हैं, जैसे ओवैसी की कोशिश है, रामपुर हुआ, मुरादाबाद हुआ, सुल्तानपुर हुआ, प्रतापगढ़, ये तमाम जो बेल्ट है उसमें वो पद यात्रा कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं, और उनका मकसद सिर्फ यही है कि उस एरिया में अपनी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि चुनावों के दौरान अखिलेश से ज्यादा सीटें ली जा सके। अच्छा, गठबंधन करने जा रही है आम आदमी 100% पार्टी? गठबंधन अच्छा। की कोशिश पार्टी की होगी। अब यह है कि वो सीटों पर कितने राजी होते हैं, क्योंकि पिछली बार भी यही कोशिश चल रही थी। अखिलेश सीट देना भी चाहते थे आम आदमी पार्टी को, लेकिन उतनी नहीं दे रहे थे जितनी आम आदमी पार्टी मांग रही थी। तो पार्टी की रणनीति ये बनी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में अपना वोट प्रतिशत बढ़ाए। हालांकि वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाए, ना जो बहुत ज़्यादा असर भी नजर नहीं आया। अब फिर पार्टी दोबारा से ग्राउंड से कोशिश कर रही है, और संजय सिंह लगातार वहाँ पे यूपी में रह रहे हैं, और कोई जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पंजाब ना दिल्ली, वो सिर्फ यूपी पे फोकस करे हुए हैं। और अखिलेश के साथ जो संबंध है वो कहीं ना कहीं उन्हें ज़्यादा सीटें इस बार मिल सकती है, गठबंधन हो सकता है। मतलब इंडिया अलायंस का जो प्रेम हम देख रहे हैं वो राहुल गांधी को छोड़ के बाकी सबका सबके साथ है ना, वो मतलब अखिलेश यादव के साथ तो सबका प्रेम सबके साथ व्यवहार है, बड़ी अच्छी दोस्ती है सबकी। जरा कांग्रेस को क्यों भूलें हम, आप ये प्रियंका गांधी की बात की, कामाख्या देवी मंदिर की बात हो गई, ये वहाँ जो चल रहा है, आप हिमंता बिस्वा शर्मा के हाथ मजबूत कर रहे हैं वहाँ पर, ये क्या चल रहा है? भूपेंद्र बोरा को आप मना नहीं पाए, रोक नहीं सके, प्रियंका गांधी ने बात कर ली लेकिन फिर भी वो नहीं रुके। देखिए अभी जिस तरीके से हिमंता लगातार बहुत एग्रेसिव हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं खास करके जहां पर घुसपैठ का मुद्दा आता है, फिर गौरव गोगोई के पाकिस्तान लिंक गौरव जो गोगोई भी के है। ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर जो आरोप लग रहा है, तो हिमंता का जो बैक टू बैक अटैक है ना, वो कांग्रेस
संभालने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस बोलने से बच रही है, क्योंकि वो ये नहीं तय कर पा रही कि अगर हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो उसका हमें नुकसान होगा या फायदा होगा। दूसरा ये कि हिमंता का बड़ा क्लियर है, योगी की तरह वो भी अपने उस वोटर्स पर बड़े फिक्स हैं कि आसाम में उन्हें उन वोटर्स के वोट चाहिए जो मूल असमीज़ हैं, जो असमीज़ का मुद्दा उठता है। और जो हिमंता कह रहे हैं वो विवादास्पद जरूर है, लेकिन वो ये जरूर है कि वहाँ का जो असम मूल का आदमी है वो घुसपैठ को का बहुत विरोध करता है, और उसी घुसपैठ का नतीजा है कि वहाँ पर जो कट ऑफ डेट है, अगर आप एसआईआर की कट ऑफ डेट देखिए 1971 की है, वहाँ पर एसआईआर नहीं हुआ, एसआर हो रहा है। वहाँ पर नागरिकता का एक अलग वर्ग है जहाँ पर एक डी वोटर्स अलग वहाँ पर हैं। तो लोगों की समस्या है वहाँ पर कि वो घुसपैठ से डरते हैं, अपनी मूल संस्कृति के बिगड़ने से डरते हैं। कांग्रेस ये चाहती है कि उन जो दूसरे बटे हुए वोटर्स हैं वो भी उनके साथ भावनात्मक तौर पर जुड़ें। अब हिमंता बोल तो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस खड़े होकर उस तरह से विरोध नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके पास इस तरफ का एक तरफा वोट नहीं है और उसे दूसरे तरफ का वोट भी चाहिए। वो बीच की लाइन लेने की कोशिश कर रही है, किसी एक पाले में नहीं खड़ी है, इसलिए फंसी पड़ी है। बाकी प्रियंका गांधी चूंकि बड़ी नेता हैं, जाएंगी, जाहिर तौर पर वो गई हुई हैं, कामाख्या देवी के दर्शन कर रही हैं, वहाँ हर कोई जाता है। लेकिन आसाम में उम्मीदें बहुत हैं और सब कुछ गौरव गोगोई पे टिका है, लेकिन बिल्कुल आसान नहीं है। एक बड़ा नेता छिटक गया आपके, मतलब दूसरे खेमे में चले वापस ओबीसी पे लेके आता हूँ और असम के कॉन्टेक्स्ट में लेके आता हूँ। असम में करीब 35-36% वोटर जो है मुसलमान हैं, और अच्छी खासी मुसलमानों के बगैर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। पर ओवैसी साहब नहीं कह रहे हैं कि मैं वहाँ आ रहा हूँ, हे हिमंता मैं आ रहा हूँ, ये नहीं कह रहे हैं, हे योगी मैं जैसे कहा गया, वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? सोचिए, बदरुद्दीन अजमल साहब हैं और वो दोनों एक बहुत अच्छे मित्र हैं आपस में। मुझे अगर मैं वहां पहुंच गया तो उनका नुकसान कर दूंगा, कांग्रेस का नुकसान करूं ना करूं। अमित, अभी जो रंजिता से बात की है भूपेन बोरा ने, अभी मैं देख रही थी इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे जो आरोप लगे हैं कि आपने 50 करोड़ ले लिए बीजेपी से, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मैं लेने को तैयार हूँ, अभी तक तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे कोई दे दे तो मैं ले लूंगा 50 करोड़, मुझे अस्पताल खोलना था एक। वहाँ पे नाराजगी दूसरी भी है, मतलब मुझे लगता है जो होता है ना, जो हर 2-3 स्टेट्स में दिखा कि कांग्रेस वहाँ के जो लोकल इश्यूज को, जो ना कोर इशू को मैंने सही वक्त पर टैकल नहीं कर रही है। आप अगर वहाँ पर कोई नाराजगी हो रही है, भाई आपके पुराने पीसीसी चीफ रह चुके हैं, चुनाव के वक्त में ऐसी चीजें हो रही है। अगर कुछ वहाँ पे आप गौरव गोगोई को आगे बढ़ाए, सुष्मिता जा चुकी है पार्टी छोड़ के, आप ये तो देखो वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही होगी कि सुष्मिता को पार्टी छोड़ना पड़ गया। भाई वो अगर पुराना पीसीसी अगर चीफ नाराज हो रहा है, तो यहाँ पे कांग्रेस में एक बेसिक इशू हो रही है कि राहुल गांधी, जिसको वजह से हेमंता ने भी कहा था कि मैं बोलता रह गया मिलना है, राहुल कभी मिलने की कोशिश नहीं की है। ये सबके साथ समस्या है कि राहुल उसको एड्रेस ही नहीं करना चाहते हैं। तो जब आप एड्रेस नहीं करेंगे तो जिस दिन गड़बड़ होगी फिर उस दिन आप बताएंगे कि पार्टी तोड़ रहे हैं, कोई तोड़ रहे हैं। कोई हर व्यक्ति राजनीति करता है कुछ सोच के भविष्य में, तो उनकी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं बाद में आप उनको ट्रेटर कहेंगे रोक करके। और हिमंता बहुत मेरी नज़र में, मैं जितनी बार भी नॉर्थ ईस्ट गया हूँ, 2017 के बाद से कई बार गया हूँ मैं, हिमंता बहुत बड़े नेता हैं। और हिमंता को जब लाया गया तो उनके लिए वहाँ पर बीजेपी ने एनडीए की जगह एक नेडा बनाया, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। और मुझे लगता है कि उनका उस 7 सिस्टर्स में सभी राज्यों में मिलाकर उनसे अच्छा कोऑर्डिनेशन अभी भी वहाँ के सभी नेताओं से किसी नहीं। हिमंता बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के लिए वर्तमान परिस्थितियों में, तो हिमंता को पता है वो कहाँ खेलना है। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के जो असम मूल के नेता हैं, जो बिल्कुल असमीज रूट से आते हैं, आप उनसे बैठकर अगर आप किनारे बात करेंगे ना, कोई भी इस बात का समर्थन नहीं करेगा कि वो घुसपैठ के समर्थन में है। कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरा असम का जो मूल कल्चर है असमीज, मेरी भाषा, मेरी संस्कृति में कोई बदलाव हो। और हिमंता उस पर फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और कांग्रेस फ्रंट फुट पे नहीं खेल पा रही है। ये बहुत बड़ी समस्या। आपको तय करना पड़ेगा कि आप असमीज उसके साथ हैं या फिर आप उस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं जो सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। मैं कहीं पढ़ रही थी अभी, गौरव आप जो कह रहे थे ना कि हिमंता के बारे में, कि हिमंता जब कांग्रेस छोड़ रहे थे तो एक बड़े नेता ने कहा राहुल गांधी से कि ये भविष्य के बहुत बड़े नेता हैं, इनको रोक लीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया और वो चले गए। आज देख लीजिए हिमंता वाकई जो आप कह रहे हैं कि कितने बड़े 7 सिस्टर्स के वो इतने बड़े नेता बन रहे हैं उस 7 सिस्टर स्टेट्स के, और इतना अच्छा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आप लोकल मुसलमानों की कुछ बात बता रहे थे। नहीं, मैं उसमें जो हिमंता ने बात की है, वहाँ पर अगर नॉर्थ ईस्ट में जो शांति है, जो गृह मंत्री अमित शाह के बाद जितने जो वहाँ पर एग्रीमेंट हुए, जितने जो ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि अलग अलग मांग कर रहे थे, आज सब ट्रैक पे आने के पीछे बहुत बड़ी वजह जो हिमंता विश्व शर्मा है। उन्होंने हर जगह पर लोगों को वहाँ पर बात करने के लिए टेबल पर लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। गृह मंत्रालय और अमित शाह तो फर्म जो होते हैं, आप एक तरह से उनका जो रवैया तो है, लेकिन
इसको जो बैक चैनल में एक बड़ी भूमिका निभाई हेमंता विश्व शर्मा ने। हेमंता ने जब पहली बार जब मैं असम गया 2016 के चुनाव में, उस समय भी उनका फोकस यही था कि उस समय नए नए आए हुए थे वो, कि भाई लोकल मुसलमान और वर्सेस बाहरी मुसलमान, इस मसले को कांग्रेस ने कभी नहीं उठाया, उसको सब मुसलमान के रूप में देखते थे। लेकिन बीजेपी ने और हेमंता ने और इस मसले को उठाया। तो इसमें इस बार भी उनका यह है कि जो लोकल मुसलमान को मुश्किल हो रही है अभी बाहरी मुसलमानों की वजह से, तो उसकी वजह से लोकल मुसलमान का वोट भी पा रहे हैं। ऐसा नहीं, अगर आज 80 से 100 सीट की बात अगर हेमंता विश्व शर्मा कर रहे हैं तो उसके बड़ी वजह यह भी है कि उनको पता है कि कहीं ना कहीं उसका समर्थन भी मिलेगा, उस तरीके से भले ना मिले, लेकिन क्योंकि आप उस मसले को उठा रहे हैं और इसलिए उनको बड़े वहाँ पे फेमस है मामा के रूप में। जैसे कि शिवराज मामा थे, आप हेमंता पे चले जाइए, आप वहाँ पे जाकर मामा मामा सब उनको बोलते हैं। और मैं उनके साथ एक दो मुस्लिम वाली रैली में गया हूँ जहाँ पे सिर्फ मुसलमान थे, सिर्फ मुसलमान, और वो कम से कम 10-10 हज़ार की रैली थी। लोकसभा चुनाव मैंने देखा है, और लोग हाथ पकड़े मामा 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 करके हाथ पकड़ा रहे हैं और हेमंता विश्व शर्मा। फिर वो वीडियो क्यों बनाया अमित? मैं अभी तक कन्विंस नहीं हो पाया हूँ कि मुख्यमंत्री बंदूक चला रहा है, उधर उधर मुसलमान दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई डिलीट करना पड़ा भाई, वो ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुआ, पार्टी से हुई थी, पार्टी में एफआईआर भी हुई, मुकदमा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया। वो सोशल मीडिया टीम में किसी ने किया, किसी जैसा मैं उस कहा समय गया वहीं पे था। सोशल मीडिया टीम में शर्मा ने बोला कि मैंने बोल के डिलीट करवाया, क्योंकि भाई ये मतलब जो हुआ है कोई मुझे बता के नहीं हुआ है और उनकी जानकारी में नहीं था ये चीज़, तो उन्होंने डिलीट करवाया उसको। पचा नहीं पाएगा कोई भी रिपोर्टर की राजनीति में ऐसा ही वो होता है। perception असम के मुख्यमंत्री के बिना उनका वीडियो सबसे अच्छा तर्क है कि मेरा हैंडल हैक हो गया, आजकल ये आजकल एआई है, इसको ये तर्क करे कहाँ उतर। लेकिन हम लोग चूंकि असम की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने हिमंता के बारे में बहुत फुलटास बॉले भी दी, लेकिन हिमंता के सामने भी बहुत चैलेंजेस हैं जिसको हम नहीं बोल सकते हैं, जिन्हें हमें बोलना चाहिए, दरअसल मैं कहना चाह रहा हूं। और वो ये कि जिस तरीके से जो सिंगर जिनकी डेथ हुई उनका मुद्दा, और जुबिन गर्ग का, और जुबिन गर्ग जो जितनी बार मैं आसाम गया हूँ, जुबिन गर्ग गोपीनाथ बोरदोलई के बाद एक ऐसा एक्सेप्टेड चेहरा थे जिनको हर कोई भगवान मानता था। और जब असम में अशांति का दौर था, गृहयुद्ध का दौर हुआ करता था, तब उन्होंने असमीज भाषा में जो है लोगों के दुख दर्द, उनके जीवन से जुड़े हुए गाने गाए, और बिना किसी पिक्चर बने और बिना किसी पॉलिटिकल लाइन के किसी की भी सरकार में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, सबका असम के लोगों को। और यही वजह था कि सड़कें जो हैं लोगों की सिर्फ भीड़ से पटा हुआ था, क्योंकि जुबिन गर्ग जैसा आदमी, वो भले सिंगर थे, कलाकार थे, लेकिन उनके जैसा फिगर भी जो है आसाम में नहीं आएगा। और उसको लेकर जो जांच चल रही है, जो अभी शांत पड़ी हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि उस शांत पानी में पत्थर पड़ेगा चुनाव के पहले, और बहुत कुछ सामने आएगा जो कि हम बोल नहीं सकते। भारी संख्या में लोग वहां पर थे और लोग रो रहे थे, आंसू निकल रहे थे, और उनकी मूर्ति तैयार की जा रही थी। उसके लिए इतना मैंने देखा कि क्या लोगों का उनके प्रति प्यार, उनके प्रति स्नेह था। और जो उनको उनकी डेथ का अभी तक वो राज खुल नहीं सका कि डेथ हुई, मतलब नेचुरल डेथ थी या हत्या था या कोई साजिश थी, इस बारे में अभी तो कुछ भी नहीं पता चला है। और जैसा आप कह रहे हैं, ठीक बात है, ठीक चुनाव से पहले इलेक्शन अनाउंसमेंट होने दीजिए इस मामले में, जुबिन गर्ग के मामले में कुछ ना कुछ। मैं आपको बता दूं कि असम का चूंकि चर्चा हो रही है, तो दो दिन पहले पूरा जो इलेक्शन कमीशन है, फुल कमीशन, वो आ गया है। और जो मेरा अंदाजा है कि होली के ठीक अगले या दूसरे दिन जो है वो आसाम में चुनाव की घोषणा जो है वो हो जानी है। इस बारे में संकेत दे दिए गए हैं, तैयारियां पूरी हैं। तो अब असम जो है वो पहला राज्य होगा जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला है। और उसमें चर्चा रहने की वजह यह है कि बीजेपी के हेमंता विश्व शर्मा वहाँ मुख्यमंत्री हैं, और वही सबसे बड़े चर्चा के केंद्र में वहाँ पर इस पूरी एक ही फेज में चुनाव होगा और एक दिन होगा। और क्योंकि ये प्लान भी है कि यहाँ चुनाव के बाद फिर बंगाल में शुरू होगा चुनाव, यहाँ पर पहले खत्म। और इसके लिए हो सकता है कि 25 दिन जो मिनिमम डेट होता है ना, उसमें हो जाएंगे पूरे। 45 डेज का वेट नहीं किया जाएगा, ताकि 25 दिन में। और असम में पहले क्यों कर रहे हैं, बंगाल में बाद में क्यों करेंगे? फिर यहाँ की ताकत फिर उधर जाएगी ना, फोर्स लगेगी। फिर हमारे हेमंता जी के पिछले बार भी कलकत्ता बैठ के हेमंता विश्व शर्मा ने पूरा मैनेज किया था इलेक्शन को। भाई वहाँ पर बड़े नेता को बीजेपी करती है, हमेशा मुख्यमंत्रियों को भेजती है, तो उसमें हेमंता विश्व शर्मा भी रहेंगे। तमाम सांसद लगे रहते हैं, विधायक लगे रहते हैं, सारे सब बैठते हैं। शो को खत्म करने का वक्त आ रहा है, लेकिन बता दूं मैं अपने सभी साथियों को, इस शो को हमें दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है। और वो उसके संकेत इस बात से हैं कि आप न केवल इस शो को देख रहे हैं, बल्कि अपने कमेंट भी कर रहे हैं। और खासकर अमित जी के टी शर्ट पर तो बहुत कमेंट आए हैं। तो मैं जो है चाहती हूँ सुमित जी, छोटी रील भी बन रही है, छोटी रील बन रही है, और सब बन रहे हैं और सब देख रहे हैं। और आप इस शो को टाइम्स नाउ भारत के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये तमाम साथी हमारे हर शो में हमारे साथ होते हैं, कई बार नए चेहरे होते हैं, कई बार पुराने साथी होते हैं। कुछ कमेंट जो है मैं चाहती हूँ कि पढ़ के दर्शकों को बता दूँ, ताकि आपका प्यार, मैं चाहती हूँ कि ये अनवरत बना रहे, ये सिलसिला चलता रहे।
और कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है। सुमित जी कई बार बस एक तरफा रहते हैं। आपका मतलब दर्शकों का इशारा है कि आप जो है राहुल गांधी को बहुत ही, जब वो ट्रेटर वाली बात हम कर रहे थे, जब वो पिछला एपिसोड था हमारा, तो उसमें है कि सुमित जी जो है बड़ा, सिर्फ जिसमें लिखा हुआ वो मैं नहीं पढ़ सकती, लेकिन सुमित जी जो है उनको काफी वो करते रहते हैं। आप जैसे बता रहे थे क्यों नहीं ग्रिल कर रहे हैं? हाँ, वही तो इसीलिए मुझे भी उसकी चिंता हो गई थी। क्या करते हो? क्लियर करो भाई। हमारा काम है। हमारा काम है। डिफेंड और ड्रिल में बहुत फर्क होता है भाई, भले डी से दोनों शुरू हो लेकिन फर्क बहुत है। कुछ किसी दर्शक ने लिखा है, नाइस डिबेट, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप फील्ड के रिपोर्टर्स को लेकर के आ रही हैं स्टूडियो में और फिर बातचीत करते हैं। एक कमेंट है जो मैं पढ़ना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री राज्यसभा में क्यों गए, लोकसभा में क्यों नहीं आए। ये जो हमारा पुराना जो डिबेट था, जो हम नरवणे की किताब के तो ये हम बता चुके हैं कि राज्यसभा में क्यों गए प्रधानमंत्री, लोकसभा में के जो हालात बन गए थे, जिसका अमित ने पिछले एपिसोड में विस्तार से बताया था कि वहाँ क्या हालात बन गए थे दोनों से। हाँ, और प्रधानमंत्री दोनों सदन में जवाब दे सकते हैं। नव भारत सुपर, ये भी कमेंट आया कि बहुत अच्छी चर्चा है। तो इस तरह के कमेंट जो है, मैं चाहती हूँ दर्शकों से ये अपील भी है कि आप इस शो को न केवल देखिए बल्कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अगले किस एपिसोड में हम फिर अपने रिपोर्टर साथियों को लेके आएंगे, क्योंकि इन्हें ज़्यादा देर तक स्टूडियो में रोकना ठीक नहीं होता, इन्हें फील्ड में भागना होता है और आप तक तमाम जानकारी पहुंचानी होती है। इसलिए अब इन सबको मैं फील्ड में भेज रही हूँ, धक्का दे के सबको कि जाओ अपना अपना काम करो। तो चलिए इजाजत लेते हैं, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन छोड़ दिया आपने, कौन सी? चक्रव्यूह देखते रहिए आपने। नहीं, अभी बोल रही हूँ, अभी तो पहले मैं ब्रजा, नहीं, अभी मैं पहले ब्रजा जी का शुक्रिया करना बहुत जरूरी है और उनके साथियों का, इसलिए। और अब आखिर में, क्योंकि सुमित जी से मुझे डांट नहीं खानी है, मैंने कभी नहीं डांटा। आप ये बदनाम करके नहीं डांटते हैं मुझे, ये बदनाम करके जाती है भाई, ये इमेज खराब हो रहा है इससे। अगली बार से मैं नहीं आऊंगा। नहीं, फिर मेरी बाईं तरफ फिर मेरी बाईं तरफ कौन होगा। और हर शाम सुमित अवस्थी लेकर के आते हैं चक्रव्यूह शाम 7 बजे, तो आप उसे भी देखना मत भूलिएगा। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में।